नमस्कार। आजम खान साहब को एक बार फिर से 7 साल की सजा हुई है और इस बार अकेले नहीं हुई है। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और उनकी जो अहलिया है, उनकी जो पत्नी है, उनको भी 7 साल की सजा हुई है। अलग अलग जेलों में रखने का फरमान हुआ है। यह सजा हुई है अब्दुल्ला आजम के जो उनके बेटे हैं, उनके 2 जन्म प्रमाण पत्रों के मामले में 7 साल की सजा हुई है। आऊंगा मैं इस पर और डिटेल में, लेकिन इसके पहले आजम खान के साथ जो पिछले कई सालों से लगातार हो रहा है उसको समझना बहुत जरूरी है। कोई मामूली आदमी नहीं है आजम खान। रामपुर में उनकी राजनीति के परचम लहराते हैं। कई बार विधायक रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं। उनकी पत्नी भी विधायक रह चुकी हैं, उनके बेटे भी। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक जमाने में उनकी तूती बोलती थी, मिनिस्टर रहे हैं। वो काफी वोकल हैं, खुलकर बोलते हैं, ये सारा कुछ है। इसके साथ साथ देखना यह होगा कि आखिर आजम खान जो कई बार के एमपी हैं, मिनिस्टर रहे हैं, उनके ऊपर कैसे कैसे आरोप लगाए गए। बताया जाता है कि 100 से ऊपर केसेस हैं उनके ऊपर। और कैसे कैसे आरोप लगाए गए। एक सांसद पर, एक विधायक पर, एक जो मंत्री रह चुके हैं, उनके ऊपर भैंस चोरी का आरोप लगाया गया। उनके ऊपर आरोप किताबें चुराने का लगाया गया, बकरी चुराने का लगाया गया। ऐसे ऐसे आरोप जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं, जिसको सुनकर हंसी आती है, आजम खान साहब के ऊपर लगाया गया और उनको लगातार जेल में रखने की साजिश रची गई। आप जानते हैं कि जिस जमाने में कोविड चल रहा था इस देश में, उस जमाने में भी आजम खान साहब जेल में थे। खबर आई थी कि उनकी तबीयत काफी खराब है। हालांकि वो ठीक ठाक होकर वहां से निकल गए, आजाद हुए। और अब दोबारा उनको अब्दुल्ला आजम के जन्म प्रमाण पत्र के मामले में 7 साल के लिए सीधे जेल भेज दिया गया। सोच के देखिएगा, अगर जन्म प्रमाण पत्र का हम मामला देखते हैं तो सोच के देखिएगा, इस सरकार के एक मंत्री हैं जनरल वीके सिंह। जनरल वीके सिंह के बारे में खबर आई थी कि उन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र अपने जन्म का बनाया था ताकि लंबे समय तक नौकरी कर सके। कोई जांच नहीं हुई उसकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे, उनकी डिग्री को लेकर अक्सर सवाल उठता रहता है। अरविंद केजरीवाल ने जब आरटीआई लगाकर उनकी डिग्री मांगी तो उनके ऊपर जुर्माना ठोक दिया गया। जो डिग्री दिखाई गई वो कंप्यूटर से टाइप की हुई डिग्री थी, जबकि जिस जमाने की डिग्री थी उस जमाने में कंप्यूटर आया ही नहीं था। एंटायर पॉलिटिकल साइंस को लेकर पूरी एक बहस खड़ी हुई, लेकिन वो डिग्री जो है, इतनी आरटीआई लगी, किसी को दिखाया नहीं गया। उसकी कोई जांच होने का सवाल ही नहीं उठता है। निशिकांत दुबे जो आजकल महुआ मोइत्रा के पीछे पड़े हुए हैं, उनकी डिग्री को लेकर तमाम सारे सवाल उठे कि जिस वक्त वो ये कह रहे थे कि रेगुलर स्टूडेंट थे, उस जमाने में वो एमपी थे, तो एक एमपी रेगुलर स्टूडेंट कैसे हो सकता है। और भी डिग्रीज को लेकर तमाम सारे सवाल उठे। आप जानते हैं कि पहले कहा गया स्मृति ईरानी के पास येल की डिग्री है, फिर मालूम हुआ कि 5-7 दिन का उनके पास कोई सर्टिफिकेट है। और इसके अलावा भी तमाम केस जो हैं डिग्रीज के, जन्म प्रमाण पत्र के आए, लेकिन मेरी जानकारी में पिछले 70 सालों में किसी को 7 साल की सजा नहीं हुई। अब भैंस चोरी और बाकी सबका मामला तो छोड़ ही देते हैं, तो आखिर आजम खान को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है। विपक्ष के नेता हैं, समाजवादी पार्टी में हैं वो। अभी हाल में जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो अखिलेश यादव जी ने कहा कि आजम खान साहब को मुस्लिम होने के लिए सताया जा रहा है। ये सच भी हो सकता है, लेकिन एक बात और भी है कि विपक्ष की राजनीति से लेकर बाकी जगहों पर तमाम सारे मुस्लिम नेता हैं। जिस तरह का टारगेट आजम खान को किया गया है, वैसा किसी और को तो नहीं किया गया। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मुफ्ती मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी। उन्होंने अखिलेश जी का बयान आने के बाद कहा कि सपा नेता आजम खान मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, और यह भी कहा कि उन्हें मुस्लिम होने की नहीं, उन्हें दरअसल सपा में होने की सजा मिल रही है। सपा में होने की वजह से उनको परेशान किया जा रहा है। यह भी आरोप उन्होंने लगाया कि सपा उनके साथ उस तरह से खड़ी नहीं है जिस तरह से खड़ा होना चाहिए। मैं इस आरोप पर तो कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी उनके लिए क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, हम यहां बैठकर नहीं जान सकते। उस पार्टी के वरिष्ठ सदस्य हैं, तो निश्चित रूप से अखिलेश जी और उनकी पार्टी जो है जितना संभव होगा उनके लिए कर ही रही होगी। लेकिन एक बात तो जरूर है जो कहनी ही पड़ेगी कि इतने बड़े नेता के साथ जो ये व्यवहार हो रहा है, ये व्यवहार अपने आप में शर्मनाक है। किसी नेता को टारगेट करके, अंग्रेजी में एक शब्द होता है विच हंटिंग,
पहले सिंगल आउट करो कि आजम खान को बर्बाद कर देना है, और उसके बाद विच हंट करो, उसको इतना परेशान करो कि उसकी राजनीति को खत्म कर दो, और राजनीति ही नहीं निजी जीवन को खत्म कर दो। ये हवा में नहीं हो रहा है, ये सिर्फ कानूनी मामला नहीं है, इसमें निश्चित तौर पर ढेर सारी राजनीति है, और उस राजनीति की अपनी वजहें हैं। आजम खान के खिलाफ ये सारा कुछ शुरू हुआ जब उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई। उस यूनिवर्सिटी के बारे में मैं बताऊंगा आपको। उस यूनिवर्सिटी के बनाने के बाद तो ऐसा लगा जैसे सारी दुनिया उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। अक्सर कहा जाता है कि मुसलमान पढ़ते लिखते नहीं हैं। सोशल मीडिया पे आप जाएंगे तो पंचर वाले कहकर उनको ट्रॉल किया जाता है। और ऐसे में आजम खान जैसा आदमी जब एक यूनिवर्सिटी बनाता है रामपुर में, और आसपास के बच्चों के, आसपास के युवाओं के पढ़ने के लिए इंतजामात करता है, तो वो अपराधी हो जाता है। आजम खान को जानने के लिए थोड़ा सा उनका इतिहास जानना बहुत जरूरी होगा। वो कोई राज खानदान में पैदा नहीं हुए हैं, वो कोई मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए थे। एक बेहद आम परिवार में रामपुर में पैदा हुए थे, और छात्र राजनीति के दौरान जिस आपातकाल को लेकर बहुत शोर मचाती रहती है भारतीय जनता पार्टी, अक्सर कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाती है आपातकाल का, उस आपातकाल के दौरान आजम खान की राजनीति शुरू होती है, और आपातकाल के खिलाफ वो जेल में जाते हैं। पहली जो उनकी जेल यात्रा थी वो 1974 में, जब वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के महासचिव थे। उस समय जब आपातकाल लगा तो उनके जेल जाने से शुरू होती है, और जब वो जेल में गए तो उनको 5 बाई 8 फीट की एक कोठरी में डाला गया था जिसमें रोशनी तक नहीं थी। बाद में चूंकि वो स्टूडेंट थे तो उनको जेल में बी क्लास की सजा मिली, और ये जो प्रताड़ना थी अकेले उनको नहीं मिली, उनके पूरे परिवार को मिली। उनके भाई थे इंजीनियर शरीफ खान साहब, उन पर तो नौकरी छोड़ने का दबाव पड़ा। लेकिन छात्र राजनीति से पहुंचे वो राजनीति में, आपातकाल के खिलाफ जेल गए, और उसके बाद विपक्ष की राजनीति की। और जब विपक्ष की राजनीति शुरू की तो रामपुर में जो वहां का राजघराना था, जो वहां के नवाब साहब थे, उनकी राजनीति चलती थी। मैंने बताया कि आजम खान साहब बेहद गरीब परिवार, बेहद सिंपल परिवार से आए थे। उनके जो पिता थे मुमताज खान साहब, उनका एक छोटा सा टाइपिंग सेंटर था। जब आपातकाल खत्म हुआ, विधानसभा चुनाव हुआ, तो मंजूर अली खान से चुनाव हार गए, जो कांग्रेस के टिकट पर लड़ रहे थे। और इसके बाद ही शुरू होता है उनका वो दौर जब वो रामपुर के नवाब खानदान से टकराते हैं। रामपुर के जो नवाब थे वो कांग्रेस से उस समय जुड़े हुए थे। वारिस मिकी मियां के नाम से उनको जाना जाता था। नाम था जुल्फिकार अली खान, जो सांसद रहे रामपुर के। और रामपुर राजघराने की, रामपुर की राजनीति में जबरदस्त पैठ रही। 1967 हो, 1971 हो, 1980 हो, 1984 हो और 1989 हो, इसमें तो नवाब साहब खुद जीतते रहे। और उनकी मौत के बाद 1996 और 1999 में उनकी जो पत्नी थी बेगम नूर साहिबा, वो वहां से चुनाव जीतती रही। और इस परिवार को किसी ने चुनौती दी तो वो बेहद मामूली खानदान से आने वाले आजम खान साहब थे, जिन्होंने वहां के आम लोगों, निचले तबके के लोगों और उसके बाद वहां के जो किसान और मजदूर थे उनके बीच में पैठ बनाई। तो लोकसभा तो मिकी मियां जीत रहे थे, लेकिन विधानसभा चुनाव में उन्होंने जीत हासिल करनी शुरू की और रामपुर विधानसभा एक तरह से आजम खान साहब के नाम से रिजर्व हो गई। वो लगातार वहां पर चुनाव जीतते रहे। रामपुर के ही पत्रकार और शायर थे मौलाना मोहम्मद जौहर अली। जब नवाब खानदान अंग्रेजों के साथ था तो जौहर अली साहब हिंदुस्तान की आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और इसके लिए उनको काफी प्रताड़ित भी किया गया था। इन्हीं मौलाना जौहर अली के नाम पर उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाने का फैसला किया और बाकायदा एक यूनिवर्सिटी बनाई। जौहर अली साहब के साथ एक बात और भी थी कि वो शिक्षा से बहुत गहरे जुड़े हुए थे और जामिया मिलिया इस्लामिया का जो बनी थी उसमें भी उनका बड़ा रोल था। उनके बारे में समझना हो तो बस इतना समझ लीजिए कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अंग्रेजों के सामने उन्होंने सीधा बयान दिया था कि या तो हमें आजादी दे दो या फिर कब्र के लिए 2 गज जमीन दे दो।
तो 2003 में इनकी प्रेरणा से जब गवर्नमेंट थी, सपा सरकार थी, तो आजम साहब ने मौलाना अली जौहर ट्रस्ट बनाया और फिर इसी ट्रस्ट के तत्वावधान में उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाने का काम करना शुरू किया। और सोचिए कि रामपुर की राजनीति में वो इतने मजबूत हुए कि 2004 में जया प्रदा रणि सपा की तरफ से उनके पीछे खड़े थे आजम खान साहब, और जया प्रदा चुनाव जीत गई। 2014 की मोदी लहर में भाजपा रामपुर से जरूर जीतने में कामयाब हुई, थोड़े से अंतर से, लेकिन जो नवाब खानदान था उसका पूरी तरह से पत्ता गायब हो गया और आजम खान जो है वो एक तरह से रामपुर की जनता की पसंद बन के उभरे। पिछले चुनाव में आजम खान साहब को 5,59,000 वोट मिले थे और जो जया प्रदा जिनको कभी उन्होंने एमपी बनाया था वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई, भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ी और सिर्फ 4.5 लाख वोट पा सके। ऐसे में आजम खान साहब का खटकना बहुत स्वाभाविक था। उत्तर प्रदेश की राजनीति जिस तरह की होती जा रही है, जिसमें कोई बड़ा अल्पसंख्यक नेता, कोई बड़ा मुस्लिम नेता आपको दिखाई नहीं देता है, आजम खान साहब के पास वो ताकत थी और है। आजम खान साहब के आवाज में वो दम है कि उनके कहने पर उत्तर प्रदेश का मुसलमान खड़ा हो जाता। इसलिए शायद सरकारें चाहती थी कि आजम खान साहब की आवाज को दबा दिया जाए। सरकारें चाहती थी कि एक तुर्श आवाज जो हमेशा हक की आवाज है, जो हमेशा सच बोलती है, और ये सच्चाई है कि हक की बात बोलने में कई बार बात बहुत तुर्श हो जाती है, बहुत कड़वी हो जाती है, बहुत लोगों को बुरी लग जाती है, तो मीडिया भी उनके पीछे पड़ा रहा। उनके बयानात को तोड़ मरोड़ के, उनके बयानात में से आधा कुछ निकाल कर और उसको खूब प्रचारित किया गया और ये कोशिश करने की, ये साबित करने की कोशिश की गई कि आजम खान साहब जो है, जैसा होता है हर माइनॉरिटी के साथ, हर मुस्लिम के साथ और यहां तक कि हमारे जैसे लोगों के साथ भी जैसा आजकल होता है कि उसको एंटी नेशनल सिद्ध कर दीजिए। लेकिन रामपुर की जनता हमेशा अपने आजम खान साहब के साथ खड़ी रही। जब उनके लड़के चुनाव लड़े, उनको भी बाकायदा जिताया गया, उनकी बेगम राज्यसभा में भेजी गई। तो ऐसे में सिर्फ एक ही तरीका था कि कानून के शिकंजे में उनको कस के और पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। तो सबसे पहले जौहर यूनिवर्सिटी के पीछे पड़े। जौहर यूनिवर्सिटी में तबाहियां मचाई गई, तमाम सारी जांचें लगाई गई। ऐसा लगा जैसे आजम खान की जिंदगी का सबसे बड़ा गुनाह था एक यूनिवर्सिटी बना देना। ऐसे टाइम में जब आप किसी भी बड़े शहर में जब घुसते हैं तो सड़क के दोनों तरफ आपको एक से एक आलीशान यूनिवर्सिटीज बनी हुई दिखाई देती हैं। जब दुनिया भर के मुल्कों से यूनिवर्सिटीज जो है वो आकर यहां पर कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोल रही हैं, वहां पर हमारा अपना एक नेता मौलाना जौहर अली के नाम पर यूनिवर्सिटी खोल रहा था। महान देशभक्त जौहर अली साहब के नाम पर यूनिवर्सिटी खोलता है तो वो गुनाह बन जाता है और उसको इतना परेशान किया जाता है, इतना जेल में रखा जाता है कि उसकी जिंदगी, उसका परिवार, उसका सारा का सारा जो रुतबा है वो तबाह हो जाए। इस राजनीति से देश कहां जाएगा? इस राजनीति से क्या फिर किसी अल्पसंख्यक नेता की हिम्मत होगी कि वो यूनिवर्सिटी खोले? वो बाकी धंधा करेगा, बाकी सब करेगा, लेकिन अपनी कौम की भलाई के लिए। और मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है कि उसमें केवल मुस्लिम लड़के ही पढ़ सकते हैं, उसमें तो कोई पढ़ सकता है, हिंदू भी पढ़ सकता है, सिख भी पढ़ सकता है, क्रिश्चियन भी पढ़ सकता है, लड़के भी पढ़ सकती हैं, लड़कियां भी पढ़ सकती हैं। जब एक यूनिवर्सिटी बनती है तो उसमें लाखों हजारों लोगों के लिए वो शिक्षा की राह खोलने वाली होती है। तो क्या शिक्षा की राह खोलना आजम खान साहब का गुनाह हो गया? और मैं बड़े दर्द के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि ये सच्चाई है कि इतना बड़ा नेता जेल में गया, उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन देश भर से, मैं सिर्फ किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, देश भर से जिस तरह की आवाजें उठनी चाहिए थी उस तरह की आवाजें नहीं उठी। ये एक हकीकत है और एक दर्दनाक हकीकत है। मैं भी इंतजार कर रहा था कि जो बड़े चैनल्स हैं, जिनकी बहुत लंबी पहुंच है, जिनको मिलियंस लोग देखते हैं, वो इस मुद्दे पर कुछ बोलें। 3 दिन 4 दिन से मैं ये इंतजार कर रहा था कि मेरी आवाज तो छोटी सी आवाज है, बहुत दूर तक नहीं पहुंचती है, लेकिन वो बोलेंगे तो शायद आवाज दूर तक पहुंचेगी। मुझे ये भी दर्द है कि मेरे उन दोस्तों ने इस मुद्दे को इस काबिल नहीं समझा कि इस पर अपना एहतिजाज, अपना विरोध दर्ज कराएं। इसलिए शायद मुझे लगा कि कम से कम मैं यहां पर बैठकर कहूं कि आजम खान साहब, आपके साथ जो हो रहा है वो बेहद गलत हो रहा है और मेरी जितनी भी आवाज है उस आवाज के साथ मैं आपके साथ खड़ा हूं। पार्टियों की राजनीति में मेरा कोई भरोसा नहीं है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। जो हक की बात करेगी पार्टी में उसके साथ खड़ा होता हूं,
लेकिन आज मैं सारी पार्टियों से, जो पार्टियां खुद को सेकुलर कहती हैं, जो पार्टियां खुद को जो आज का निजाम है उसके खिलाफ कहती हैं, उन सब से मैं अपील करना चाहता हूं, जहां तक भी मेरी आवाज पहुंचे, कि आज जो आजम खान के साथ हो रहा है, अगर उसकी मुखालिफत आप नहीं करेंगे तो कल चुन चुन के आपके नेताओं के साथ भी ऐसा ही होगा और कोई नहीं होगा जो आपके पक्ष में आवाज उठा सके। उन्हें जो कानूनी सहायता चाहिए, जिस तरह से कानूनी मदद चाहिए, वो कानूनी मदद तो करनी ही चाहिए, लेकिन साथ में मोरली, नैतिक तौर पर उनके साथ खड़ा होना चाहिए और मजबूत आवाज में कम से कम इतना तो कहना ही चाहिए कि आजम खान साहब के साथ जो हो रहा है वह गलत हो रहा है। आज मुझे इतनी सी ही बात करनी थी। आगे फिर किसी मुद्दे पर मैं ऐसे ही बातें करता रहूंगा। आप लोग जुड़े रहें, आप लोग जुड़ते हैं, देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, तो हमें वो ताकत मिलती है जिससे हम अपनी बातें लगातार कर सकें। बहुत शुक्रिया।